हाय गाइस, वेलकम टू जिशु मिनी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक इंट्राडे ट्रेडिंग फंडामेंटल सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि जिसमें मैं डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं ट्रेडिंग के उनके बारे में मैं इंडिविजुअली बात करूँगा, डिस्कस करूँगा आपके साथ। और मेरा इसका मोटिव ये है सीरीज़ स्टार्ट करने का कि जो एक ट्रेडिंग सिस्टम अगर आप क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप खुद ही कन्वेंशनली ट्रेड कर रहे हैं, तो कुछ फैक्टर्स जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगते हैं कि जो आपको पता होने चाहिए और उनको आपको इंटीग्रेट करना चाहिए अपनी वे ऑफ ट्रेडिंग में आपके अकॉर्डिंग, कि जिससे कि आप एक बेटर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। नाउ जो फर्स्ट सीरीज़ का जो मेरा टॉपिक है, इट्स इंस्ट्रूमेंट्स टू ट्रेड। सो बेसिकली एज अ बिगनर या फिर एज एन इंडिविजुअल आपके मन में ये हमेशा क्वेरी आती होगी कि यार अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है स्टार्ट, तो मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करूँ। अगर आपने देखा होगा जो ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे हर कोई आपको जो प्रॉफिट दिखाता है वो फ्यूचर और ऑप्शंस का होता है, ज़्यादातर ऑप्शंस का। बट आपने ये भी सुना होगा कि जो ऑप्शंस है उसमें मोर देन 95% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स लूज़। तो आपके मन में एक क्वेरी बैठती होगी, यार प्रॉफिटेबल तो वही है, मतलब लोग जो दिखा रहे हैं वो तो ऑप्शंस का प्रॉफिट दिखा रहे हैं और ऊपर से 95% लूज़ भी कर रहे हैं। तो यही होता है, यही फैक्ट है गाइस। बट जो आपको एक एज अ बिगनर जो स्टार्ट करना है, वो आपको क्या ऑप्शन से स्टार्ट करना चाहिए या फिर एक स्टॉक इक्विटी से स्टार्ट करना चाहिए या फिर आपको पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस चीज़ में करनी चाहिए, तो हम वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में जो आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, स्टॉक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गए, देन इंडेक्स हो गया, इंडेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस आ गए, कमोडिटी मार्केट्स हो गई, राइट। तो अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड करेंगे एज अ बिगनर, और वो देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि लिक्विड और एफिशिएंट मार्केट, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट जो मैंने जो डिवाइड करे हैं, मैंने ब्रॉडली स्पीकिंग मैंने किसी अलग अलग या फिर कन्वेंशनल कैटेगरी में डिवाइड नहीं करे हैं, मैंने दो चीज़ में डिवाइड करा है, लिक्विड एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स और इलिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स। सो बेसिकली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या हुआ? लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये हुआ कि जिसमें जो वॉल्यूम्स हैं, जो कैपिटल जो इंड्यूस होता है ऑन डेली बेसिस, वो बहुत ही ज़्यादा है, इट्स अमंग द हाईएस्ट, है ना, इट्स द हाईएस्ट। और ये जो मार्केट होती है, जो लिक्विड मार्केट होती है, उसमें मैनिपुलेशन जो होता है इट्स वेरी लेस कंपैरेटिवली जो आप अगर इलिक्विड मार्केट को ट्रेड करोगे। एंड जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जो हमारा जो मोस्ट लिक्विड, जैसे हम बोलें कि जो मार्केट मतलब इंस्ट्रूमेंट है इंडियन मार्केट के लिए, वो इंडेक्सेस में आता है। जैसे निफ्टी इंडेक्स हो गया, इट्स द मोस्ट लिक्विड इन आर इंडियन मार्केट। देन सेकंड इज़ बैंक निफ्टी एंड थर्ड इज़ फिन निफ्टी। सो बेसिकली अगर आपको जैसे आपको डेली मतलब मार्केट, अगर आप मतलब एज अ बिगनर हो और मैं अगर किसी को सजेस्ट करूँगा तो आई वुड से कि ये तीन चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए और इनके ऊपर आपको मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपना बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि यही तीन चीज़ हैं जो लिक्विड हैं, जिसमें डेली बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, बहुत बड़ा पैसा लगता है, एंड पीपल प्ले दीज इंडेक्सेस विद देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। और यही एक मतलब एक रिक्वायरमेंट होता है। अगर जैसे आपने सुना होगा कि जो ट्रेडिंग है इट्स अ बिज़नेस, राइट, उसे बोलते हैं कि आप बिज़नेस की तरह ट्रीट करो। तो बिज़नेस की तरह अगर हमें मार्केट मतलब ट्रेडिंग को ट्रीट करना है, तो हमें एक बिज़नेस स्टेबल एनवायरनमेंट भी चाहिए, राइट। हमें एक ऐसा इंडेक्स या फिर मैं बोलूँगा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि वो डेली उसमें वॉल्यूम हो, डेली हम उसमें प्ले कर पाएँ, ना कि मतलब इलिक्विड हो वो, कि हम अपना आगे चल के जब हम बड़े ट्रेडर भी बने तो ये हमें ना लगे कि यार इतना कैपिटल हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे इस इंडेक्स पे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा जो लिक्विड इंडेक्सेस हैं, जो लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन दैट ऑर्डर। एंड इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अगर हम ये तीन हम ट्रेड करते हैं, इनमें से कोई भी, या फिर डिफरेंट एक्सपायरीज पे डिफरेंट
ये इंस्ट्रूमेंट इन तीनों में से। तो इनके एडवांटेजेस, फर्स्ट इज़ कि रेगुलर इनकम, इंट्राडे ट्रेडिंग। सो बेसिकली जो मैंने आपको समझाया कि हम अगर डेली इनको ट्रेड करेंगे तो हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा इनके ऊपर और हम एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैन बी स्केल्ड लाइक अ बिजनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बिजनेस को चलाने के लिए राइट हमें एक स्टेबल मार्केट चाहिए होता है, स्टेबल प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो ये वो प्लेटफॉर्म है, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, कि आप डेली उस पे जाओगे तो आपको वो लिक्विड ही मिलेगा। आप वहाँ पे चाहे 1 CR से कर रहे हो ट्रेडिंग या 10 CR से कर रहे हो, यू कैन एग्जीक्यूट योर कैपिटल। एंड जो रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है, जैसे बिजनेस में अगर आप नए नए घुस रहे हो या फिर आप वेटरन भी हो, तो जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होता, ये आप खुद अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड इज़ कि बिग इवेंट्स इक्वल टू बिग अपॉर्चुनिटीज़ एवरी ईयर। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई बिजनेस है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम एक ज्वेलरी बिजनेस की बात करते हैं। तो ज्वेलरी बिजनेस में क्या होता है कि 2-3 दिन होते हैं कि जहाँ पे उनकी जो सेल है वो बहुत ही ज़्यादा होगी ही होगी। फॉर एग्जांपल जैसे दिवाली का टाइम हो गया या फिर अक्षय तृतीया हो गई, तो ये कुछ डेज होते हैं जब एक ज्वेलर को पता है, जो सेलर है, कि हाँ यार उस दिन मेरा माल बिकेगा और ज़्यादा वॉल्यूम में बिकेगा। तो इन अ सेम वे मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारे जो इवेंट्स हो गए, जो स्टॉक मार्केट के इवेंट्स होते हैं, और उनका इम्पैक्ट इंडेक्सेस पे सबसे ज़्यादा आता है। जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे बजट डे हो गया राइट, अगर बजट डे थर्सडे को है और उस दिन निफ्टी का जैसे एक्सपायरी होता है, तो इट विल इम्पैक्ट इट इन अ बिग वे। और सेम वे में जैसे बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, तो बजट डे हो गया आपका किसी दिन, जब RBI का जो मीटिंग होता है उसमें रेट कट की बात होती है, रेट इंक्रीज़ होते हैं, तो उस दिन भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आती है, बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड मूव होते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड स्लाइड। सो सेकेंड स्लाइड में जैसे बात करूँगा कि जैसे जो इलिक्विड और जो नॉन एफिशिएंट मुझे इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। इलिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में मैं बात करूँ कि क्या होता है मेरे अकॉर्डिंग, आई थिंक जो इलिक्विड इज़ नॉट दैट कि वहाँ पे वॉल्यूम या कैपिटल जो इंड्यूस हो रहा है वो कंपैरेटिवली कम होता है, जो मैंने लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल दिए। एंड ये अलग अलग फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट है कि आप अपने पर्सनल व्यू से कैसे आप बोलोगे कि यार ये लिक्विड मेरे लिए है। सो फॉर मी, जो मेरे लिए जो फैक्टर्स जो जिनसे मैं डिस्टिंग्विश करता हूँ कि हाँ यार ये चीज़ इलिक्विड है, ये चीज़ लिक्विड है, इट्स की नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है अगर वो कम है, मतलब ऑन डेली बेसिस, तो बेसिकली वहाँ पे जो पार्टिसिपेशन अगर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कंपैरेटिवली लो हो जाते हैं। नाउ सेकंड इज़ कैपिटल साइज़। जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट है, क्या वो कैपिटल साइज़ उनका बड़ा है, या फिर एक वो नॉर्मल जो एवरेज जो हम मीन निकालेंगे उस कैपिटल साइज़ को वो डेली ट्रेड कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स कम है तो कैपिटल साइज़ जो जनरली होता है वो कम ही होता है, लोअर होता है, तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम्स हैं वो कम हो जाते हैं। एंड जो ट्रांजिएंट लिक्विडिटी क्रिएशन होता है, सो बेसिकली जैसे इंडेक्स है राइट, आपने देखा होगा कि लेट से कोई र्यूमर आता है कि हाँ यहाँ वॉर हो गई, यहाँ पे वो क्रैश हो गया, या फिर XYZ न्यूज़, तो इंडेक्स में एकदम से सडन मूव आते हैं। एंड ऑब्वियसली वो आपने देखा होगा कि स्टॉक्स में रेप्लिकेट होते हैं, बट द वॉल्यूम, द लिक्विडिटी इज़ मच मोर इन द इंडेक्सेस। और जो इलिक्विड होता है उसमें क्या होता है कि कोई नेशनल न्यूज़ या ग्लोबल स्केल की न्यूज़ आने से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट जो स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ हो गई तो उससे ज़्यादा पड़ता है। एंड स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ आपको कैसे पता कि यार वो जेन्युइन है या र्यूमर है ना? तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा एम्बिगियस हो जाता है कि इस चीज़ को ट्रेड करना, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। आई थिंक इन स्टॉक्स ऑब्वियसली कभी भी कुछ भी, तो इवन इंडेक्सेस में हो सकता है, बट इफ़ यू फॉलो अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड, तो आप उसको, मतलब इट इज़ नॉट अ बिग फैक्टर। बट स्टॉक्स में, क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा कि जब आप स्टॉक ऑप्शंस भी ट्रेड करना चाहते हो तो ज़ीरोधा उसमें मार्केट ऑर्डर अलाउ नहीं करता है राइट, उसमें आपको लिमिट ऑर्डर लगाने पड़ते हैं। एंड सो बेसिकली ये रीज़न ही है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग भी जो एक ब्रॉड सिनेरियो में हम देखें, दीज कम इनटू द कैटेगरी ऑफ इलिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स।
नाउ प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज़ कि ये एफिशिएंट ही नहीं है, राइट. अगर लेट से आप एक बिगनर के बाद एक इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हो तो ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट इन मतलब मैं आई थिंक इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि क्योंकि आपकी कैपिटल का जो बहुत ही मतलब कम रेशियो में रहेगा. लेट से अगर आपका कैपिटल 10 CR का है तो मे बी आप 10 लाख से जो मतलब 1% हो गया तो वो आप कर सकते हो कि हाँ ठीक है यार, मैं अपना 1% कैपिटल इस चीज़ पे लगा के मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर पा रहा, एंड यू कैन फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ इट. नाउ सेकेंड कॉन इज़ की मैनिपुलेशन. आपने देखा होगा कि स्टॉक्स में मैनिपुलेशन चलता है. जो एक स्टॉक है, सो बेसिकली स्टॉक का जो सबसे ज़्यादा जो आई थिंक सप्लाई है तो वो किसके पास है, एक वो स्टॉक प्रमोटर के पास है. तो वो ऑब्वियसली एफिशिएंट मार्केट तो रहता ही नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो इंडेक्सेस हैं तो उसमें किसी के पास इन्फिनाइट सप्लाई नहीं है. दे हैव टू पुट इन द मनी टू गेट द सप्लाई, यू नो. तो वो चीज़ है कि मैनिपुलेशन एक मेजर फैक्टर आता है स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स में तो और भी ज़्यादा. एंड द थर्ड इज़ बिग मूव्स. आपने देखा होगा कि इंडेक्स डेली 5-6% मूव नहीं करता है ना. इंडेक्सेस डेली 5 to 6% मूव नहीं करते. दे मूव इन अ रेंज जनरली स्पीकिंग. बट जो स्टॉक्स हैं वो आपने देखा होगा कि 5%, 10% जो मे बी अपर सर्किट लोअर सर्किट, तो वहाँ पे मूव्स बहुत ज़्यादा वाइल्ड हैं. ऑब्वियसली अगर आप सही डायरेक्शन है उस मूव के अकॉर्डिंग तो आप बहुत ही मेजर प्रॉफिट करते हैं. बट एज अ ट्रेडर मेरा पर्सनली स्पीकिंग मेरा जो मेन जो काम है वो अपना ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने का तो है ही, बट उससे पहले मेरा ये है कि जो मैं जब एंट्री कर रहा हूँ, जब मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा रिस्क कितना है. अगर मेरा रिस्क मुझे लग रहा है कि यार हाँ ये तो 10% किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है बिकॉज इट्स दैट वॉलेटाइल एंड इट कैन बी मैनिपुलेटेड, तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे ट्रेड लेना पसंद नहीं करता, उस चीज़ को ट्रेड करना पसंद नहीं करता. एंड इन अ सेम वे मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी अपना एक मतलब व्यू बनाएं कि कौन सी चीज़ लिक्विड है, कौन सी चीज़ इलिक्विड है, और इलिक्विड में मुझे कितना कैपिटल इंड्यूस करना चाहिए, कितने मार्जिन पे प्ले करना चाहिए अपनी पूरे मार्जिन के अकॉर्डिंग. एंड आई थिंक अगर ये आपने बैलेंस क्रिएट कर लिया तो देन यू कैन बिकम अ वेरी गुड ट्रेडर इन अ लॉन्ग रन. तो ये मैंने एक पाई चार्ट बताया कि जैसे जो इलिक्विड कैसे कैसे, जैसे निफ्टी FNO हो गया, इट्स मोर लिक्विड देन स्टॉक FNO, फिर स्टॉक्स हो गए एंड पेनी स्टॉक्स आर वेरी लिक्विड. तो ऐसी चीज़ होती क्योंकि सी आपको ये नहीं देखना है कि यार मेरे पास, क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से अगर किसी का कैपिटल इज़ 10,000 तो वो पेनी स्टॉक्स में भी लगा सकता है विद मिनिमम स्लिपेजेस. अगर वो स्टॉक्स में घुसेगा तो ऑब्वियसली 10,000 इज़ नथिंग. बट हमारा एज अ ट्रेडर क्या है, ये जो ट्रेडिंग जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा क्या मेन पर मतलब जो हमारा जो एंड गोल है, ऑब्वियसली एंड गोल नहीं बट एक जो गोल है वो क्या है कि हम क्या 10,000 ही मार्जिन से प्ले करेंगे, नहीं. हमारा गोल क्या है कि हमारा गोल है मे बी 1 CR से प्ले करना, 10 CR से प्ले करना इन अ लॉन्गर रन. तो जब 10 CR अगर आपको लगाना है तो ऑब्वियसली यू विल फील नर्वस कि यार मैं कैसे एकदम से लगा दूँ, मैं एकदम से ट्रेड स्टॉक FNO में मैं 10 CR की पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकता. बट हाँ अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है एंड मेरा जो 1% है 10 CR का, वो मैं ऑब्वियसली आई कैन प्ले विद इट. नाउ थर्ड टॉप मतलब थर्ड जो सीरीज़ का जो ये है स्लाइड का जो टॉपिक है, इट्स स्पेशलाइजेशन. कि स्पेशलाइज कैसे करें. लेट्स से ठीक है, अब मैंने लिक्विड इंडेक्स देख लिया, लिक्विड इंस्ट्रूमेंट देख लिया, तो अब मैं उसे स्पेशलाइज कैसे करूँ. फॉर एग्जांपल लेट्स से अज्यूम करते हैं कि हमने निफ्टी में हमने सोचा है कि हम ट्रेड करेंगे एंड निफ्टी हमारा मेन इंट्राडे ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बनेगा. तो उससे पहले मैं क्या करूं, तो फर्स्ट थिंग इज सिलेक्शन. वॉलेटिलिटी हमें देखनी है कि जो मैं इंडेक्स चूज़ कर रहा हूँ कि उसकी वॉलेटिलिटी कितनी है, राइट. कि इंडेक्स कैसे मूव होता है, कितना मूव होता है इन जनरल. तो आप हिस्टोरिकल डाटा देख सकते हैं, यू कैन नोट इट डाउन, मैनुअली भी कर सकते हो, बाय एल्गोज बोल रहा हूँ, बाय इंस्ट्रूमेंट्स कर सकते हो आप.
बैक टेस्टिंग में कि उसकी वॉलेटिलिटी क्या है, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी क्या है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड में कि ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि वॉलेटिलिटी इतनी रहती है, तो मैं कितने रिस्क और रिवॉर्ड पे प्ले करूँगा। क्या मैं 10 पॉइंट्स के लिए एक ट्रेड ले रहा हूँ, क्या मैं 5 पॉइंट्स के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, और मेरा जो रिस्क है उसमें कितना है, मैं 1:1 कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा, या 1:2 ट्रेड्स भी मिल रहे हैं मुझे। तो ये चीज़ हमें देखनी है। सेकेंड इज़ कंफर्टेबिलिटी। तो आपका जो कंफर्टेबिलिटी है वो कब आएगा? सो बेसिकली जब आपने एक चीज़ चूज़ कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 मंथ के लिए टेस्टिंग करनी है कि हाँ, अब मैं डेली इस इंस्ट्रूमेंट को 1 मंथ के लिए देखूँगा। अपना जो मैंने व्यू बनाया है तो मैं उसे डेली टेस्ट रन करूँगा। सॉर्ट ऑफ पेपर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं 1 महीने के लिए, वो वाला इंडेक्स या जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने चूज़ करा है। नाउ सेकेंड इज़ कि बैक टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 ईयर का एटलीस्ट, कि जो मैं मतलब स्ट्रैटेजी जो मैं आपने डेवलप करी है, जो आपका एज है, वो क्या 1 ईयर के एक टाइम फ्रेम में वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है। अगर वो प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो यू नीड टू चेंज इट, मेक मॉडिफिकेशंस इन इट। तो ये हमें देखना है। थर्ड इज़ टाइम। सो आपने देखा होगा कि जैसे इन एनी जो मतलब मैं बोलूँगा कि कोई स्किल है, राइट, तो जो स्किल है वो विद प्रैक्टिस इम्प्रूव होती है। ऑब्वियसली देयर इज़ अ नेचुरल टैलेंट फॉर इट, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपकी जो स्किल है वो शार्प नहीं होगी। तो इन अ सेम वे अगर आपने एक इंस्ट्रूमेंट एटलीस्ट 1 ईयर के लिए ट्रेड जब आप करोगे, तो जो 1 ईयर का जो टाइम है उसके बाद आप देखोगे कि हाँ, अब मैं थोड़ा कंफर्टेबल भी हो गया हूँ, अब मैं थोड़ा, मुझे पता है कि इंडेक्स कैसे क्या कर सकता है इन एनी होराइजन ऑफ टाइम। तो इट कम्स विद एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है उतना आप बेटर ट्रेडर बनोगे। एंड यू नीड टू सी, मैं हर किसी को बोलता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए बेटर ट्रेडर बनने के लिए। जो आपको करना है इट्स सर्वाइव। अगर आप एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स सर्वाइव कर जाते हो, यू डोंट ब्लो अप योर कैपिटल इन अ मेजर वे। लेट्स से आपने 4 साल में 10% ही लॉस किया, बट आपने हर दिन ट्रेड किया है वो इंडेक्स, तो इट मतलब आई कैन से विद मोर देन 90% गारंटी कि 1 साल ऐसा आएगा कि हाँ, जिस दिन आप प्रॉफिटेबल हो गए इन अ मेजर वे, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है और सेम वे वो रेपिटिशन करके जो आपका जो आपको जो पता चल रहा है कि हाँ यार, अब इतना मूव आ सकता है, इतना ये भी हो सकता है, ये तो चीज़ मैंने पहले भी देखी है मार्केट में होते हुए, राइट, इट कम्स विद एक्सपीरियंस। तो मैंने टाइम का लिखा है कि यार एटलीस्ट 1 ईयर कंटिन्यूअस ट्रेडिंग ऑफ द सेम इंस्ट्रूमेंट इज़ नीडेड टू बिकम अ वेरी गुड ट्रेडर। नाउ अब क्या होता है कि मार्केट में जो टाइम तो चलो निकल रहा है कि चल ठीक है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 1 साल हो गया, मे बी 2 साल हो गए, बट जो मार्केट है इट इज़ वेरी डायनेमिक। मार्केट ही हमारी इतनी डायनेमिक है कि यू नीड टू मेक ऑल्ट्रेशन, यू नीड टू मेक चेंजेस। जैसे जैसे मार्केट एवोल्यूशन हो रहा है तो आपको भी अपने अंदर एवोल्यूशन लाना पड़ेगा, आपको भी अपने पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे, आपको भी अपने फैक्टर्स चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको मार्केट के साथ चलना है। मार्केट के अगर आप पीछे रह जाओगे तो मार्केट आपको बहुत पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगी। तो जैसे ही चेंजेस हो, एंड क्या होता है कि जब मार्केट चेंज हो रहा होता है तो हर एक ट्रेडर के लिए वो बहुत ही मतलब टफ टाइम होता है, क्योंकि उसमें आपका ड्रॉ डाउन जाएगा, आपके लॉसेस होंगे ज़्यादातर। आप सोचोगे यार ये तो मैंने 6 महीने पैसे कमाए, बट एकदम से क्या हो गया कि 1 महीने मेरा लॉस हो गया हर दिन। तो वो बेसिकली वो टाइम आ गया है कि मतलब हाँ, मार्केट में कुछ नया हो रहा है जो आप कैच नहीं कर पा रहे, तो वो आपको कैच करना है। मे बी उस टाइम के लिए आप अपनी ट्रेडिंग बंद कर दो, बस पेपर ट्रेड करो या मार्केट को देखो, एंड वो चेंजेस जो हैं वो आप ऑब्ज़र्व करो। अगर आप वो ऑब्ज़र्व कर लोगे, फिर उसे आप अपने एज में, अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड कर लोगे, देन अगेन मार्केट आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगी और आप एक अच्छी जर्नी पे कंटिन्यू कर पाओगे। फोर्थ इज़ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो जो मार्केट में जो लोग आ रहे हैं उनका मेन एम क्या है, मतलब हर किसी का एम क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, हमें प्रॉफिट करना है। आई थिंक जो एक बिगिनर है जो मतलब जो सोच के आया है, सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिगिनर, कि एक यार मेरे पास 50,000 है, इसका देखा जाएगा कि ज़ीरो होगा या मैं
इसे डबल कर लूँगा, एक वो मेंटालिटी होती है। एंड सेकंड मेंटालिटी इज़ कि जो मतलब थोड़े सीरियस हैं अबाउट ट्रेडिंग एंड दे थिंक कि ये मेरा बिजनेस बन सकता है, इट कैन बिकम माई सोर्स ऑफ इनकम एंड माई मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो उनके लिए क्या मैं बोलूँगा कि जो सीरियस लोग हैं, दे शुड हैव अ एम ऑफ एनुअल प्रॉफिटेबिलिटी। आपको वीकली प्रॉफिटेबल नहीं होना, हर दिन प्रॉफिटेबल नहीं होना, मंथली प्रॉफिटेबल नहीं होना। आपका एनुअल प्रॉफिटेबिलिटी का एक फैक्टर होना चाहिए कि ठीक है, क्योंकि आप बिगनर हो अभी, तो आपको हर महीने में भी हर क्वार्टर में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पता चलेंगी कि अरे मार्केट ऐसे भी हो गया, मार्केट ऐसे हो गया, है ना। तो प्रॉफिट करना ही एक तो बहुत बड़ा टास्क है। अगर आप अपने ऊपर पहले से ही एक बर्डन डालोगे कि यार मुझे तो वीक में प्रॉफिटेबल होना है या फिर हर दिन प्रॉफिट करना है क्योंकि वो XYZ% भी कर रहा है, तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस आप बिल्कुल लो रख के चलो। अगर आपको एक्सपेक्टेशन रखनी भी है अपने से, तो मेक इट कि हाँ मैं एनुअल प्रॉफिटेबल होना चाहिए, राइट। और उसके लिए आप काम करते रहो। ज़रूरी नहीं है कि आप बनोगे ही प्रॉफिटेबल, है ना, बट स्टिल यू नीड टू पुट द हार्ड वर्क इन कि हाँ मेरा जो एम है उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा, चाहे उसका रिजल्ट अभी नहीं आ रहा तो बाद में आएगा ऑब्वियसली। सेकेंड इज़ वीकली प्रॉफिटेबिलिटी। जो लोगों को एक अब मतलब जो इंटरमीडिएट है सॉर्ट ऑफ, या जैसे मैं हूँ, तो मेरा क्या होता है कि मैं वीकली प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ रादर देन डे या मंथली प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि 52 वीक्स होते हैं, तो 52 वीक्स को मतलब कैटेगराइज करना, और मतलब अगर मैं अपनी जो ट्रेडिंग जैसे जो मतलब जो मेरा मेन अकाउंट का बेसिकली जो फीडबैक मैं लेता हूँ अपनी ट्रेडिंग से ऑन डे टू डे बेसिस, तो उसे चार्ट करने में मुझे बहुत इजी रहता है। और मुझे अपनी मिस्टेक्स या फिर जैसे मैंने बोला था मार्केट डायनामिक्स कब चेंज हो रहे हैं, तो वो वीकली बेसिस पे जब मैं अपने आप को रिव्यू कर रहा हूँ, अपने मतलब ट्रेडिंग से फीडबैक ले रहा हूँ, तो उसमें जज करने में बहुत ईजी रहता है। नाउ स्केलिंग। लेट से आपने ये सब कर लिया, आपने एक लिक्विड इंस्ट्रूमेंट चूज़ कर लिया है एंड आप आए थे मार्केट में 1 लाख लेके, बट आज के टाइम पे आप इतने अच्छे ट्रेडर बन गए कि आपका जो कैपिटल साइज़ है इट्स मोर देन 10 CR 100 CR लेट से, है ना। तो अब आप स्केल कैसे करोगे, क्योंकि 10 CR है तो आप ठीक है आप करते रहो, वो इंस्ट्रूमेंट करते रहो, 100 तक पहुंच गए, 100 CR हो गया। बट एक टाइम आता है, क्योंकि आप 100 CR ऑब्वियसली एक मार्केट ऑर्डर में तो डाल के नहीं कर सकते ट्रेड, है ना। तो बेसिकली स्केल कैसे करा जाए, डाइवर्सिफाई कैसे करा जाए, तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद इंडेक्सेस। इंडेक्स से स्टार्ट करो, देन कम्स द स्टॉक्स। स्टॉक को देखना फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड स्टॉक फ्यूचर्स की, स्टॉक देख लिए, स्टॉक का बिहेवियर, कुछ स्टॉक्स जो आपको अच्छे लगते हैं उनका बिहेवियर आपको समझ में आ गया, देन आप स्टॉक फ्यूचर्स में आ सकते हो, क्योंकि उसमें कैपिटल साइज और जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। एंड वो भी चीज़ हो गई। देन स्टॉक ऑप्शंस। स्टॉक ऑप्शंस मैं पहले ही बोलूँगा कि बहुत ही रिस्की रहते हैं। अगर आपकी ऑब्वियसली कितनी भी कैपिटल है, अगर आपकी कम कैपिटल है, ज़्यादा कैपिटल है, स्टॉक ऑप्शंस आर वेरी रिस्की। बट टिल स्टॉक फ्यूचर्स एवरीथिंग इज़ मैनेजेबल। आप उसे ईजीली नहीं, बट ऑन पेपर, इन इवन इन रियल टाइम आप मैनेज कर सकते हो जो रिस्क होता है। बट स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप मतलब पहली चीज़ तो अगर आप नेकेड प्ले कर रहे हो, आपका कोई हेज नहीं है, या फिर आपकी कोई इन्फिनाइट गिविंग स्ट्रैटेजी है, लॉस जिसमें इन्फिनाइट लॉस भी हो सकता है, सो इट्स वेरी रिस्की। अगर आप एक नेकेड ऑप्शन भी बाय कर रहे हो तो आपका प्रीमियम कभी भी मतलब ज़ीरो हो सकता है, यू विल नेवर नो कि क्या हुआ। तो स्टॉक ऑप्शंस आर वेरी रिस्की इन माय व्यू। एंड वो लास्ट थिंग है जो आपको मास्टर आई थिंक करनी चाहिए, जिसमें आपको अपना कैपिटल एलोकेट करना चाहिए। उससे पहले 3 चीज़ें और हैं, जैसे कि इंडेक्सेस। अगर आप प्रॉफिटेबल बन गए लिक्विड इंडेक्स में, तो आप किस में आ सकते हो, स्टॉक्स में। स्टॉक्स में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छा कैपिटल बन सकता है। एंड ऑब्वियसली ये भी एक ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक्स का कि जहाँ पे कैपिटल की कोई ऐसी वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है कि हाँ यार मेरे पास इवन 1000 CR है तो यू कैन डाइवर्सिफाई एंड पुट 1000 CR। स्टॉक फ्यूचर्स सेम वे, आप स्टॉक फ्यूचर्स भी स्विंग ट्रेड कर सकते हो।
आपका हाई कैपिटल ऑब्वियसली चाहिए होता है क्योंकि फ्यूचर्स का लॉट महंगा होता है, तो यू नीड हाई कैपिटल इन स्टॉक फ्यूचर्स एंड यू कैन स्विंग ट्रेड इट। स्टॉक ऑप्शंस, अगर आपको तब भी लगता है कि ठीक है यार अब स्टॉक फ्यूचर में भी मैंने पैसा लगा दिया, स्टॉक भी कर रहा हूँ, इंडेक्स भी कर रहा हूँ, तब भी मेरे पास पैसा बच रहा है, देन आई थिंक स्टॉक ऑप्शंस आ जाते हैं। स्टॉक ऑप्शंस में आप डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज, एनी नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज आप प्ले कर सकते हो। उससे पहले मैं फिर से बोलूँगा, अगर आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज प्ले करो या फिर इवन डायरेक्शनल भी स्ट्रैटेजीज प्ले कर रहे हो, तो आपको ऑप्शंस की इन डेप्थ नॉलेज ज़रूरी है, जो कि इतनी नीडेड नहीं होती इंडेक्स में ऑप्शंस की। बट स्टॉक ऑप्शंस को प्ले करने के लिए आपको ऑप्शंस का जो थियोरेटिकल नॉलेज है, जो वॉलेटिलिटी फैक्टर होता है, जो ग्रीक्स होते हैं, वो आपको आने चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता तो आप स्टॉक ऑप्शंस मत ही ट्रेड करो, राइट। इसमें कोई डायरेक्शन अगर आपको प्ले करनी है तो गो विद स्टॉक या स्टॉक फ्यूचर्स डिपेंडिंग अपॉन योर कैपिटल, बट स्टॉक ऑप्शंस को मैं मना ही करूँगा डायरेक्शनल प्ले करने के लिए। डिस्कस करा कि कितने डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और हम कैसे इंस्ट्रूमेंट्स को मतलब चूज़ कर सकते हैं, उनका एक टाइम होराइज़न कैसे होता है जो हमें देखना चाहिए कि हाँ यार ये इंस्ट्रूमेंट कब मेरे लिए प्रॉफिटेबल बनेगा, उसकी मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है उससे। एंड जब मेरा एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, अच्छा मार्जिन हो गया, अच्छा कैपिटल बना लिया, तो हम स्केलिंग कैसे कर सकते हैं। तो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद अनदर टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।